तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब एमसी की बातें सुनकर जोगवांग हैरान हो गया था। नेक्स्ट उस मोटे की तरफ दिखाते हैं जो एमसी से कहता है कि ठीक है यंग मास्टर, मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ। इन 10 दिनों में मैं जोगवांग को आराम से हरा दूंगा और फिर शराब को हाथ लगाऊंगा। फिर एमसी वॉन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें फ़ाइट बहुत पसंद है। वॉन कहता है मुझे फ़ाइट करना अच्छा नहीं लगता है, वो तो ये लोग हैं जो मुझे प्रवोक करते हैं। एमसी कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वे तुम्हें प्रवोक करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले फ़ाइट तुम ही शुरू करते हो, लेकिन अब से ऐसी छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा लड़ना सख्त मना है। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो तो कोई भी तुमसे फ़ाइट करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। मैं तुम्हें भी अपनी स्किल्स को प्रूफ करने के लिए 5 दिन का समय दूंगा। वॉन कहता है क्या मुझे भी जोगवांग के साथ एक एक्सपायर मैच करना होगा? एमसी कहता है हाँ बिल्कुल। और बेचारा जोगवांग एमसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है। उससे तो अपनी मर्जी भी नहीं पूछी जा रही। फिर एमसी हामुन से कहता है मैंने सुना है कि तुम हाथों की सफाई में काफ़ी माहिर हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी वजह से यहाँ कोई परेशानी खड़ी हुई तो तुम्हें तुरंत यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हामुन कहता है मैं अपनी आदतों को सुधार लूँगा यंग मास्टर, प्लीज़ इस तरह की कोई पनिशमेंट मुझे मत दीजिए। एमसी कहता है ठीक है, मैं तुम्हें भी एक मौका ज़रूर दूंगा। अगर तुम 15 दिनों के भीतर जोगवांग से इस बार मैच जीत जाओगे तो येलो एयर वाला सोचता है कि यहाँ से बाहर भी निकाला जा सकता है, इसलिए मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। एमसी येलो एयर वाले से कहता है कि इस महीने तुम्हारे स्पार्क मैच होने हैं, तुम्हें औरतों से दूरी रहना होगा। वह कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो सभी जोगवांग को देखकर अपने मन में खुश होते हुए कहते हैं कि ये भी कोई टास्क है, इसे तो हम बड़ी आसानी से हरा देंगे। जोगवांग कहता है कि यंग मास्टर आखिर करना क्या चाहते हैं? तभी एमसी उससे कहता है कि जोगवांग चलो मेरे पीछे आओ। नेक्स्ट हमें बेसमेंट ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी उसे लेकर आ चुका था और उससे कहता है कि मैं जिस मास्टर को तुम लोगों को सिखाने के लिए लाया हूँ वो तुम्हें यहीं पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देंगे। जोगवांग कहता है क्या मैं इस तरह ही इस जगह पर मार्शल आर्ट सीखूंगा? एमसी कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम उससे सीखोगे तो तुम उन चारों को आसानी से टक्कर दे पाओगे, लेकिन इससे पहले ट्रेनिंग रूम को साफ करना पड़ेगा। जोगवांग कहता है क्या मैं उनसे मार्शल आर्ट सीखने के बाद वॉन को हरा पाऊंगा? एमसी कहता है क्या तुम अभी उसे हरा नहीं सकते हो? जोगवांग कहता है मैं यह कहने में शर्मिंदा हूँ, लेकिन यह सच है। एमसी कहता है तुम सच में एक ईमानदार व्यक्ति हो, तुम्हें पता है कि कब हमें क्या बोलना चाहिए, लेकिन याद रहे अगर तुम अपने अपोनेंट से डरोगे तो कभी भी तुम अपनी स्किल्स को यूज़ नहीं कर पाओगे, भले ही तुम एक मास्टर क्यों ना हो। ट्रेनिंग अब से 2 दिन बाद शुरू होगी। जोगवांग सोचता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग को पूरी मेहनत से करूँगा और एक दिन ज़रूर स्ट्रॉन्ग बनूँगा। फिर एमसी कहता है कि अब तुम जाओ, मुझे कुछ और मामलों पर गौर करना है। वह कहता है ठीक है यंग मास्टर, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर एमसी पीछे छुपी उस मेट से कहता है कि अब तुम बाहर आ सकती हो। वह कहती है कि मुझे माफ़ करना यंग मास्टर। एमसी कहता है कोई बात नहीं, क्या तुमने कहा था कि तुम्हें मार्शल आर्ट को सीखा है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कौन सी मार्शल आर्ट को सीखा है। वह मेट कहती है यंग मास्टर, क्या मैं इसी पोशाक में परफॉर्म कर सकती हूँ? एमसी कहता है तुम्हें परफेक्ट दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मार्शल आर्ट को देखना चाहता हूँ। फिर वह मेड अपनी मार्शल आर्ट को परफॉर्म करना शुरू कर देती है। उसे देखकर एमसी सोचता है क्या यह ब्लेड टाइगर फिस्ट है, लेकिन यह इस फिस्ट आर्ट को कैसे जानती है? वैसे भी इस हेवनली डिवाइन कल्ट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस ब्लैक टाइगर फिस्ट को यूज़ करते हैं। यह एक परेशानी वाली बात है। मुझे आश्चर्य है कि कहीं ये ताइसान लू फैमिली से ना हो, क्योंकि यह फैमिली मेरे 4th ब्रदर से कनेक्टेड है। फिर एमसी उसे रुकने को कहता है। वह मेड कहती है मुझे माफ़ करना इस तरह की बेकार मार्शल आर्ट को दिखाने के लिए। एमसी कहता है ऐसा लगता है कि तुमने ब्लैक टाइगर फिस्ट आर्ट को सीखा है, यह तुम्हें किसने सिखाई? वह मेड कहती है यह मैंने अपने अंकल से सीखी थी। एमसी कहता है क्या अंकल से? मेड कहती है हाँ, उनका नाम किंग चैंग है, वे वाइट टाइगर स्क्वाड के 12वीं यूनिट के लीडर हैं। एमसी सोचता है मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ अगर वे वाइट टाइगर स्क्वाड का हिस्सा हैं। फिर वह उससे पूछता है कि क्या तुमने कोई स्वॉर्ड स्किल नहीं सीखी है? वह मेड कहती है मैं बस ताइसन स्वॉर्ड आर्ट के कुछ ही मूव्स को जानती हूँ। एमसी कहता है तुम्हें इस वेस्ट हाउस में आई कितना समय हो गया है? वह कहती है कि लगभग 3 साल हो चुके हैं। एमसी सोचता है कि अगर इसे यहाँ 3 साल हो चुके हैं तो फिर मुझे इसका चेहरा याद क्यों नहीं है। फिर वह एक पोटली को निकालकर उसे देते हुए कहता है कि तो ये लो और अब इसे खा लो। वह मेड चौंकते हुए कहती है
कि यंग मास्टर यह तो एमसी ने उस मेड को क्या दिया था ये बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट हमें 5 दिन बाद ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वॉन स्पार मैच के लिए रेडी था। हामुन उस मोटे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर कौन जीतेगा। वह मोटा कहता है मुझे जोगवांग के लिए बहुत बुरा लग रहा है लेकिन शायद वॉन ही इस मैच को जीतेगा। हामुन कहता है लेकिन उसे हराना इतना भी आसान नहीं होने वाला है क्योंकि उसके चेहरे पर आज एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लगता है इन दिनों उसने कुछ सीक्रेट स्किल सीखी हैं। वह मोटा कहता है तो क्या हुआ, वह कुछ दिनों में इतना स्ट्रांग थोड़ा ही हो जाएगा। एमसी वॉन से कहता है कि ओह तुम पहले ही रेडी हो। वॉन कहता है मैंने पहले ही अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली और मुझे तो बस आपका ही इंतज़ार था यंग मास्टर। फिर एमसी जोगवान से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। वह कहता है हाँ यंग मास्टर। येलो एयर वाला जोगवांग को देखकर सोचता है कि इसे क्या हुआ है, इसके चेहरे पर कोई भी इमोशन शो नहीं हो रहा है। फिर एमसी फाइट को स्टार्ट करने को कह देता है। फिर कांग उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि अब चलो अपनी अपनी स्वॉर्ड को निकालो और अब तुम दोनों एक स्वॉर्ड डुएल करोगे। इस मामले में एक विजेता की घोषणा होगी जब एक पूरी तरह से हार मान जाएगा। तो अब इस फाइट को शुरू करो। उसके यही कहते ही उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वॉन कहता है कि आधा घंटा तो बहुत है, मैं इसे बस 10 सेकंड में ही ख़त्म कर दूंगा। वॉन जोगवांग को पीछे करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जोगवांग भी उसके सारे अटैक्स को रोक रहा था। फिर वॉन एक जंप लेते हुए कहता है कि अब मैं इसे यहीं ख़त्म करने जा रहा हूँ। उसे देखकर एमसी एक स्माइल पास करता है और फिर हमें 3 दिन पहले बेसमेंट ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जोगवान आते हुए सोच रहा था कि जब मैं छोटा था तब मैंने मार्शल आर्ट टैलेंट होने के बारे में कई बातें सुनी थी लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं सिर्फ एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट हूँ और यह ट्रेनिंग मुझे हेवन द्वारा दिया गया एक मौका है अपने आप को एक फर्स्ट क्लास मार्शल आर्टिस्ट बनाने का। फिर वह एक ट्रेनिंग हॉल के कमरे के बाहर आते हुए कहता है मैं जोगवांग यहाँ पर आ चुका हूँ यंग मास्टर। अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। जब वह दरवाजे को खोलता है तो चौंकते हुए कहता है कि क्या, यह तो एक लेडी है। वह मेड कहती है ओह तो तुम यहाँ पर आ गई, चलो अंदर आओ। वह उस मेड को ग्रीट करते हुए कहता है कि क्या आप मेरी मास्टर हैं। वह मेड स्माइल करते हुए कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मास्टर की तरफ ले चलती हूँ। फिर वो लोग एक जगह आकर रुक जाते हैं जहाँ पर एक पर्सन पर्दे के पीछे बैठा हुआ था और हो सकता है वह हमारा एमसी हो, ये बाद में क्लियर हो जाएगा। वह पर्सन कहता है कि ओह तो तुम आ गई। जोगवांग उसे ग्रीट करता है और अपने मन में सोचता है कि यह कैसी आवाज़ है, मैं तो यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह एक औरत है या मर्द। वह पर्सन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम एक स्वॉर्ड को यूज़ करते हो। जोगवांग कहता है मैंने ताइसन स्वॉर्ड आर्ट और बर्मिलियन बर्ड स्क्वाड की बर्मिलियन स्वॉर्ड आर्ट को सीखा है। वह पर्सन कहता है और तुम्हारा अपोनेंट रेड विंड स्क्वाड की ऑटम विंड स्वॉर्ड आर्ट को यूज़ करेगा। जोगवांग कहता है हाँ। वह पर्सन कहता है ऑटम विंड स्वॉर्ड आर्ट में कुल 32 मूवमेंट हैं और इसके बीच चौथी मूवमेंट को द सेटिंग मून ऑफ द ऑटम सोल कहा जाता है। फिर वह उस मेड से कहता है कि कृपया इसे वह परफॉर्म करके दिखाओ। फिर वह मेड उस आर्ट को परफॉर्म करने लगती है। वह पर्सन कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हारा अपोनेंट तीनों मूव्स के बाद चौथे मूव्स को यूज़ करेगा, क्या तुम अब इस मूवमेंट को कॉपी कर सकते हो। वह कहता है कि मैं कोशिश करके देखता हूँ। फिर वह भी उस आर्ट को परफॉर्म करने लगता है। वह पर्सन उस मेड से पूछता है कि तुम इसके इन मूवमेंट्स के बारे में क्या सोचती हो। वह कहती है कि उसकी फुट आर्ट्स कदम से बाहर है। वह पर्सन कहता है कि जैसे कि उम्मीद थी वह कोई जीनियस नहीं है, उसका टैलेंट ऑर्डिनरी है। नेक्स्ट हमें जोगवांग को दिखाते हैं जो अपने फुटवर्क के बारे में सोचते हुए कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि मुझे कहाँ पर गलती हो रही है। फिर वह पर्सन कहता है कि चलो अब इस पर उस मूवमेंट को यूज़ करो। जोगवांग सोचता है कि मैं एक रियल स्वॉर्ड को पकड़े हुए हूँ, अगर मुझे थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसे चोट लग सकती है। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वॉन उस पर अटैक करने जा रहा था। तभी जोगवांग अपनी फुटवर्क टेक्निक का यूज़ करते हुए उसके अटैक को डॉज करता है और जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को उसके गले पर रख देता है। यह सब इतना जल्दी हुआ था कि वॉन को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। तभी कांग अनाउंस करते हुए कहता है कि इस मैच का विजेता जोगवांग है। हामुन कहता है क्या यह इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया, अब नेक्स्ट कौन फाइट करेगा। वह मोटा कहता है लगता है अब मुझे भी पूरी तरह तैयार रहना होगा, इसे कमज़ोर समझना मेरी भूल थी। वह येलो हेयर वाला सोचता है कि इसने वॉन की सेटिंग मून ऑटम सोल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मुझे यकीन है कि अगर यह कोई रियल बैटल होती तो अब तक वॉन मारा जा चुका होता। फिर एमसी वॉन से कहता है कि अब तुम्हारे लिए कोई भी फालतू झगड़े करना 3 साल के लिए बैन है।
अगर इन 3 सालों में तुम जोग वांग को एक भी बार हरा देते हो तो यह बैन हट जाएगा। वॉन कहता है ठीक है यंग मास्टर। फिर कांग सभी से कहता है कि आज का इस बार मैच खत्म हो चुका है। फिर वह एमसी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो वॉन को सिर्फ 3 मूवमेंट के साथ हरा देगा। ऐसा लगता है कि इसे काफ़ी स्किल्ड मास्टर ने सिखाया है। एमसी कहता है हाँ तुम शायद सही कह रहे हो, यह अच्छा था लेकिन फिर भी इसे काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। फिर वह कहता है क्या जोंग मून के बारे में कोई समाचार है? कांग कहता है मैंने जहाँ तक सुना है वह दिन रात अपनी मार्शल आर्ट को बेहतर करने में लगा हुआ है। मुझे आश्चर्य है क्या यह उस वजह से है, लेकिन जब मैं कुछ दिन पहले उससे मिला था तब मैं उसकी प्रेजेंस को भी फील नहीं कर पाया। एमसी सोचता है कि क्या उसने क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन आर्ट को ही एब्जॉर्ब कर लिया है। खैर जो भी हो, अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना ही मायने रखता है। नेक्स्ट हमें बेसमेंट ट्रेनिंग हॉल के वो दिखाते हैं जहाँ पर एमसी जोगवान से पूछता है कि तुम फाइट को जीतने के बाद भी इतने उदास क्यों दिख रहे हो। वह कहता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? एमसी कहता है हाँ क्यों नहीं, पूछो। जोगवान कहता है आपको यह कैसे पता था कि वॉन सेटिंग मून ऑफ द ऑटम सोल आर्ट को 3 मूवमेंट्स में यूज़ करेगा? एमसी कहता है तुम इस बात को जानने में इतने उत्सुक क्यों हो? जोगवान कहता है मुझे पहले संदेह था लेकिन जब मैंने पर्सनली देखा तो मैं उत्सुक हो गया। एमसी कहता है मैं तुम दोनों को पहले भी फाइट करते हुए देख चुका हूँ। वॉन हिंसक और अधीर स्वभाव का है, इसलिए वह सोचता है कि वह तुरंत ही जीत जाएगा। जोगवांग सोचता है कि मुझे आश्चर्य है कि जैसा 7th यंग मास्टर ने मुझे पहले दिन कहा था जहाँ उन्होंने हम सभी की फ़ाइट देखी थी। यह एक टीचर के लिए उसके डिसाइपल की कमजोरी और ताकत के बारे में जानने का एक तरीका है। इसका मतलब यह है कि हम पांचों को यहाँ बुलाना उनके ही प्लान का एक हिस्सा है। सच में यंग मास्टर के विचारों की गहराई हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन अगर यही कारण है तो यह भविष्य के लिए हमारे लिए एक सुनहरा कदम हो सकता है। इसलिए फिर मैं भी इस सब के लिए तैयार हो जाऊंगा, हालांकि मैं अपनी जीत की गारंटी नहीं दे सकता हूं। एमसी कहता है लगता है तुम मेरी बात सुनने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी वजह से इस मैच को जीते हो? वह कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ जो बस 3 मूवमेंट्स में ही जीत जाए। एमसी कहता है क्या तुम्हें पता है एक मार्शल आर्ट सीखने वाले पर्सन और कुछ भी न जानने वाले पर्सन में क्या अंतर है? जोंगवांग कहता है उनमें उनके स्ट्रेंथ का अंतर होता है। एमसी कहता है यह तो उनकी एक कॉमन रीजन है, लेकिन जो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है उसे यह पता होता है कि अपने अपोनेंट को किस तरह हराना है। तुमने तो मुझसे यह जीतने का रास्ता सीखा है, लेकिन हराया उसे तुमने था। क्या तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? जोगवांग कहता है मैं अभी भी आपकी बातों से कन्विंस्ड नहीं हूँ, मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एमसी कहता है तो आज तुम्हारी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, जाओ और उस दीवार के सामने बैठकर मेडिटेशन करो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमें आधी रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी और वह मेड बाहर खड़े होकर आसमान को देख रहे थे। एमसी कहता है कि हवाएं और भी ठंडी होती जा रही हैं। वह मेड कहती है लगता है कि जल्दी ही सर्दी आने वाली हैं। एमसी कहता है तुम क्या सोचती हो? वह कहती है मुझे विश्वास है कि आप उसे अच्छी तरह सिखा रहे हैं। एमसी कहता है एक बार अगर कोई पर्सन अपने अपोनेंट की मूव्स को पहचान लेता है तो वह बड़ी आसानी से उसे हरा सकता है। उसमें अभी भी काफ़ी खामियां हैं, उन्हें हमें सुधारना होगा। वह मेड कहती है ठीक है यंग मास्टर। फिर वह सोचती है कि मैं यह जानने में काफ़ी उत्सुक हूँ कि आखिर आप क्या क्या कर सकते हैं यंग मास्टर। फिर वह उस समय की बातों को याद करती है जब एमसी ने एक पोटली में उसे कुछ खाने को दिया था। एमसी कहता है चलो अब इसे खा लो। वह कहती है यंग मास्टर यह तो एक ताबू है। ताबू एक तरह की पिल होती है जो काफ़ी डेडली पॉइजन और पॉइजनस इंसेक्ट से बनाई जाती है। फिर वह एमसी के सामने घुटनों पर आते हुए माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने क्या गलती की है, लेकिन मैं इसे नहीं खा सकती हूँ यंग मास्टर। एमसी कहता है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं जो तुम्हें पिल दी है वह कोई पॉइजनस पिल नहीं है, वह एक 7 ग्रेड की पिल है। अगर तुम इस तरह की लगभग 5 पिल हर साल खाओगी तो तुम बहुत ही जल्द अपनी इंटरनल फोर्स को यूज़ कर पाओगी, और अब से मैं अगले 7 सालों तक तुम्हें ये पिल दूंगा, इसलिए मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी मत। और अगर तुमने इन 7 सालों में एक को भी खो दिया तो तुम्हारी सारी इंटरनल फोर्स गायब हो जाएगी और तुम्हारे सारे बाल झड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा जीवन और भी दर्दनाक हो जाएगा। वह मेड सोचती है कि भले ही यह एक ताबू नहीं है, लेकिन यह भी एक डेडली पॉइजन से कम नहीं है। क्या यह मेरा बेकार भाग्य है जिसकी वजह से मैं इस डीमन कल्ट की हमेशा के लिए एक फॉलोअर बन गई हूँ? फिर वह सोचती है लेकिन कुछ भी हो, अगर यंग मास्टर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच रहे हैं
तो मैं भी उन्हें हमेशा फॉलो करूँगी। नेक्स्ट प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वह जाते हुए एमसी के बारे में सोचती है कि 7th यंग मास्टर सच में बाकी यंग मास्टर से काफ़ी अलग हैं। यंग मास्टर, आप आखिर में किस तरह की पर्सन हैं। फिर हमें अगले दिन बेसमेंट ट्रेनिंग हॉल का दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी जोंगवांग के पास आते हुए कहता है कि अब मैं अपने इस सवाल का जवाब सुनना चाहूँगा, तुम मेडिटेट करते हुए जवाब दो। जोंगवांग अपने ध्यान में ही सोचता है कि किसी भी फाइट को जीतने के लिए अपने आप को पहचानना और अपने दुश्मन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं अपने आप को और अपने अपोनेंट को जानता हूँ तो कुछ भी अनिश्चित नहीं है। किसी अपोनेंट के बारे में जानने का मतलब है उसके इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के बारे में जानना, और इस सब के जानने के बाद ही आप कह सकते हैं कि आप अपने अपोनेंट के बारे में सब कुछ जानते हैं। एमसी कहता है, मुझे और भी स्पष्ट तरीके से बताओ। वह कहता है कि अपने अपोनेंट को जानना जीत के लिए मूल बातें हैं, और खुद को जानने की प्रक्रिया ही फाइट की शुरुआत है। अगर मैं इसे शॉर्ट में कहूँ तो मेरा मानना है कि आपने मुझे जो सिखाया है वह यह है कि किसी भी फाइट से पहले हमें अपने अंतर मन में फ़ाइट करनी चाहिए। एमसी उसकी बातें सुनकर कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था यह काफ़ी अच्छा था, तो अब नेक्स्ट मैच को अपनी ही दम पर जीतना। नेक्स्ट हमें 9 दिन के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एमसी ट्रेनिंग ग्राउंड में सभी के पास आते हुए कहता है कि ये लोग अगली फ़ाइट के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। कांग कहता है, ऐसा लगता है कि कुनलुन माउंटेन में काफ़ी कुछ सीरियस चल रहा है। एमसी सोचता है कि भविष्य में कुनलुन सेक्ट हमारे डेमोनिक कल्ट से 3 बार फाइट करेगा, जिसमें से वह 2 बार हारेगा, लेकिन तीसरी बार वह लगभग जीत ही जाएगा। यह तब हुआ था जब मैं 20 साल का था। अगर हमारा अपोनेंट कुनलुन माउंटेन है तो इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग सोचता है कि भले ही यह अभी यंग है, लेकिन इनका व्यवहार दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है, और मुझे आश्चर्य है कि इस प्रसिद्ध फैमिली का खून इतना अलग कैसे हो सकता है। फिर वह जोगवांग और उस मोटे से कहता है, क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो। वो भी कहते हैं, हाँ हम तैयार हैं। उन्हें देखकर वॉन और बाकी आपस में बात करने लगती हैं। वह येलो हेयर वाला कहता है, मैं अब इसे जब भी देखता हूँ उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आता है। मुझे लगता है कि इस बार भी वह कुछ अलग करने वाला है। एमसी उन्हें देखकर सोचता है कि इस बार जोगवांग के लिए यह मैच आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वॉन तो हाइपर माइंडेड पर्सन है। वो अटैक करने से पहले अपना ज़्यादा दिमाग यूज़ नहीं करता, लेकिन बाकी 3 उससे काफ़ी अलग हैं। हालांकि मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि यह मोटा किस तरह की स्किल को यूज़ करेगा, लेकिन फिर भी जोगवांग के लिए यह एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैंने उसे मेडिटेशन के अलावा कुछ नहीं सिखाया है। क्या उसने किसी प्रकार की एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लिया होगा। फिर कांग के ऑर्डर देने के बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वह मोटा काफ़ी फोर्स के साथ अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर रहा था, लेकिन जोगवांग भी उसके सारे अटैक्स को रोक रहा था। उनकी फाइट को देखकर कांग भी हैरान हो जाता है। एमसी कहता है, आखिर क्या हुआ। कांग कहता है, वह मोटा रेड विंड स्क्वाड की रेड विंड स्वॉर्ड टेक्निक को यूज़ कर रहा है, लेकिन यह तो वाइट टाइगर स्क्वाड से है। नेक्स्ट हमें जोगवांग को दिखाते हैं, जो उस मोटे के अटैक से सिर्फ बच रहा था, जिसकी वजह से वह मोटा गुस्से से अपने मन में सोचता है कि यह मुझ पर काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। क्या इसका इंटेंशन सिर्फ अपने आप को डिफेंड करना है। क्या शुरू से ही अटैक ना करना इसका एक प्लान था। एमसी उन्हें देखकर सोचता है कि अब विजेता पहले ही डिसाइड हो चुका है। नेक्स्ट उन दोनों की फाइट को दिखाते हैं, जहाँ पर वह मोटा लगातार अटैक किए जा रहा था और जोगवांग उसे डिफेंड कर रहा था। फिर हमें 5 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो चारों बैठकर आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर वह मोटा गुस्से से कहता है कि उस जोगवांग ने हमें धोखा दिया है, वह पहले से ही हमसे 2 लेवल आई है। वॉन कहता है, हाँ यही तो मैं कहना चाहता हूँ। हामुन कहता है, एक नुकसान ही होता है। वॉन कहता है, अब हमें आपस में हाथ मिलाने की ज़रूरत है। वह मोटा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। यदि एक अपोनेंट स्ट्रांग हो तो उसे स्पीड में हराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हामुन कहता है, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर हम भी इस वॉन की तरह सोचेंगे तो हम भी अपना गार्ड डाउन कर देंगे। वॉन कहता है, क्या तुमने क्या कहा। येलो हेयर वाला कहता है, मेरे पास एक तरीका है। वह मोटा कहता है, क्या है वो। येलो हेयर वाला कहता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वॉन कहता है, तो फिर कमीने हमें क्यों बता रहा है। मोटा कहता है, ठीक है, अगर हम इस फाइट में जीत जाएंगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वॉन कह रहा था कि ऐसा लगता है उसे हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता है। येलो हेयर वाला कहता है, उसने सिर्फ 4 या 5 ही मूव सीखा है, लेकिन फिर भी उसने 10 में से 9 मूव्स को डिफेंड कर लिया है। यह अब तक जोगवांग की पूर्ण श्रेष्ठता रही है। अगर वे समान लेवल पर हैं तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जीतने का कोई तरीका नहीं है जो सिर्फ डिफेंड करता हो। नेक्स्ट उन दोनों को दिखाते हैं, जहाँ पर वह मोटा उस पर जैसे ही अटैक करने आता है, जोगवांग तुरंत पीछे हटकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर आगे बढ़कर उसकी बॉडी पर एक कट लगाकर उसको घायल कर देता है, जिसे देखकर येलो हेयर वाला चौंकते हुए कहता है,
यह तो रेड विंड स्क्वाड की सेटिंग मून ऑफ द सोल टेक्निक है। फिर एमसी अनाउंस करते हुए कहता है कि जोंगवांग जीत चुका है और अब इस मोटे को शराब छोड़नी होगी। फिर एमसी कांग से कहता है कि अब आमून के साथ इस बार मैच स्पष्ट है। कांग कहता है लेकिन आमून एक स्पेयर को यूज़ करता है और मेरा मानना है कि यह उसके लिए अनुकूल भी है क्योंकि उसे लंबाई में फ़ायदा है। नेक्स्ट हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जोंगवांग ने आमून को भी हरा दिया था। एमसी कहता है जोंगवांग जीत चुका है। कांग कहता है ऐसा लगता है कि मैंने जोंगवांग की स्ट्रेंथ को कम आंका था। येलो एयर वाला सोचता है कि यह स्पेयर और स्वॉर्ड की फाइट में दूरी को मेंटेन रखना इम्पोर्टेंट है। अगर जोंगवांग इस दूरी को कम नहीं करता तो मुझे यकीन है कि हामून ही इस फाइट को जीतता। कांग कहता है हालांकि एक स्पेयर में उसकी लंबाई एक एडवांटेज है लेकिन उसका वजन एक डिसएडवांटेज भी है। एमसी सोचता है कि यह एकमात्र कारण नहीं है हामून के हारने का। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था अगर वह उसे पास आने नहीं देगा तो वह इस मैच को जीत जाएगा और वह इसी वजह से अपने स्पेयर को लगातार बिना रुके मूव करता रहा और उसकी यही सोच को जोंगवांग ने समझ लिया और उसने जानबूझकर अपनी इसी दूरी को बनाए रखा और उसके स्टैमिना के खत्म होने का वेट किया। फिर वह आमून से कहता है कि तुमने शुरुआत से हार के डर से अपनी मानसिक श्रेष्ठता को खो दिया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। नेक्स्ट हमें एमसी को अपनी कल्टीवेशन करते हुए दिखाते हैं जो कह रहा था कि 50 दिन की मेहनत के बाद अब मेरे लोअर डांटियन का साइज़ और भी बड़ा हो चुका है। फिर वह बताता है कि हमारी बॉडी में 3 डांटियन होते हैं जिसमें लोअर डांटियन हमारी नाभि के नीचे और मिडल डांटियन छाती के बीच तथा अपर डांटियन हमारे दिमाग की पीनियल ग्लैंड में स्थित होता है। फिर वह कहता है कि ग्रैंड क्यूआई टेक्निक को यूज़ करने के लिए हम अपने लोअर डांटियन को ही इस्तेमाल करते हैं और यह अपने यूजर्स को तेज़ी से आगे बढ़ने में भी मदद करता है। हालांकि आप कुछ हासिल करने के लिए कुछ खो देते हैं। अगर तुम अपने लोअर डांटियन को यूज़ करते हो तो आपको मिडल डांटियन को खोलने में काफ़ी परेशानी होगी। लेकिन कुछ भी हो मैंने इस बात को पहले ही चुन लिया है और अब मैं इस लाइफ में इसी बात पर चलूँगा। नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी कांग से कहता है तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आए हो। कांग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी कुल्लून माउंटेन्स में एक बड़ी बैटल होने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि सेकंड यंग मास्टर पुनिटिव फोर्स को लीड कर रहे हैं। एमसी चौंकते हुए सोचता है कि क्या यह सब शुरू भी हो गया। फिर वह कुछ याद करते हुए कहता है क्या उसने पहले ही अपनी स्टेप को बढ़ा दिया है। फिर वह कांग से कहता है तो फिर सोल स्वॉर्ड स्क्वाड भी जा रही होगी। कांग कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सेकंड यंग लॉर्ड सोल स्वॉर्ड स्क्वाड को लीड करेंगे और वाइट टाइगर स्क्वाड उनके सपोर्ट के लिए उनके पीछे जा रही है और जिस दिन वह वहाँ से बैटल में जाएंगे आपको उन्हें चेयर करना होगा। एमसी सोचता है क्या यह मुझसे कह रहा है कि जिस पर्सन ने मुझे मारा था मैं उसी को चेयर करने जाऊं। मुझे पता है कि वह ज़रूर जीतेगा और यह मेरे लिए एक खतरनाक बात है क्योंकि इस जीत के साथ उसकी पावर और भी बढ़ जाएंगी। फिर वह कांग से कहता है मैं यह विचार तुम पर छोड़ता हूँ कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं। कांग कहता है क्या मैं आपसे इसका कारण पूछ सकता हूँ। एमसी कहता है क्योंकि मेरा सेकंड ब्रदर विश्वासपूर्ण व्यक्ति नहीं है और हमें अभी अपनी पावर्स को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए और अभी हमें कुछ करने की आवश्यकता है। कांग कहता है और वह क्या है। एमसी कहता है हमें वाइट टाइगर स्क्वाड के लोअर माउंटेन मेनर को खरीदना होगा। नेक्स्ट हमें बेसमेंट ट्रेनिंग हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जोंगवांग अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। फिर वह मेड हमारे एमसी के कमरे के बाहर आते हुए कहती है कि यंग मास्टर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। एमसी कहता है हाँ आ जाओ। फिर वह अंदर आ जाती है। एमसी उससे पूछता है कि जोंगवांग कैसा कर रहा है। वह कहती है वह आज अपनी सोलो ट्रेनिंग को कर रहा है। एमसी कहता है सच में। ऐसा लगता है कि अब मुझे उसे ज़्यादा कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जोंगवांग को दिखाते हैं जो उस मेड से कह रहा था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना गाइड करने के लिए। वह कहती है यह ऐसा है जैसे तुम पहले की तुलना में अब एक नई व्यक्ति बन गए हो। जोंगवांग कहता है क्या सच में ऐसा है। तो शायद इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वह कहती है इसका इस बात से क्या मतलब है। जोंगवांग कहता है ये एनलाइटमेंट मुझे मास्टर की वजह से मिली है। वह मेड सोचती है कि यंग मास्टर सच में एक जीनियस पर्सन है जिन्होंने अपने सिर्फ कुछ ही शब्दों से इसे इतना इम्प्रूव कर दिया। फिर वह हमारे एमसी के पास आते हुए कहती है कि यंग मास्टर प्लीज़ मुझे भी सिखाइए जैसे कि आपने जोंगवांग को सिखाया है। एमसी कहता है सिखाने से तुम्हारा क्या मतलब है। वह कहती है मैं एक साधारण किसान परिवार से हूँ लेकिन मेरे भाग्य की वजह से मेरे मार्शल अंकल का ध्यान मुझ पर गया और मैंने बचपन से ही वुगोंग को सीखना शुरू कर दिया। हालांकि मैं अभी भी अधिक मार्शल आर्ट को सीखना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास सीखने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप मुझे किसी भी प्रकार की टीचिंग देते हैं तो मैं उसे सीखने के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दूंगी। एमसी कहता है तुम्हारा अचानक से इस तरह काम करने का क्या कारण है। वह कहती है मुझे माफ़ करना लेकिन मैं भी जोंगवांग की तरह स्ट्रांग बनना चाहती हूँ।
एमसी कहता है यह आसान तो है, लेकिन क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? वह कहती है हाँ यंग मास्टर। एमसी कहता है तो फिर अपना सिर उठाओ और एक घुटने पर आओ। एक घुटने पर झुकने का मतलब है कि एक पर्सन अपने मास्टर से सिखाने का अनुरोध कर रहा है, और यह डिवाइन कल्ट की एक परंपरा है, जिसके बाद एक मास्टर उस पर्सन के सिर पर हाथ रखकर उसे अपने डिसाइपल के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन अगर वह अपना हाथ नहीं रखता तो यह कहा जाता है कि उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है, और इस तरह यह डिवाइन कल्ट अपने डिसाइपल को स्वीकार करने और उन्हें बढ़ावा देने के पल को एक समारोह की तरह देखता है। वह मेड एमसी से कहती है कि यंग मास्टर, क्या यह डिसाइपल का बढ़ावा देने का समारोह नहीं है? एमसी कहता है मैंने इसीलिए तो तुमसे यह कहा था। क्विंग चिन, क्या तुम मेरी पहली डिसाइपल बनोगी? वह मेड कहती है कि मैं पहली कैसे हो सकती हूँ, वो तो जोगवांग है। एमसी कहता है वह अभी इस लायक नहीं हुआ है और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वह मेड कहती है मैं उस दिन तक आपकी सेवा करूँगी जब तक मैं मर नहीं जाती। एमसी कहता है मैं भी तुम्हें सिखाने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एमसी और कांग आपस में बात कर रहे थे। एमसी कहता है तो वह यह कह रहे हैं कि वह उस मैनर को नहीं बेचेंगे। कांग कहता है मुझे यकीन है कि मैंने एक उचित प्रस्ताव रखा था। लेकिन फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वाइट टाइगर स्क्वाड का लीडर जो जियोन कांग से कह रहा था कि क्या तुम हमें लोअर माउंटेन मैनर को सौंपने के बारे में बात कर रहे हो? कांग कहता है हम यह नहीं कह रहे कि आप इसे हमें सौंप दें, लेकिन क्या 1000 सिल्वर न्यांग एक अच्छी कीमत होगी? फिर वह सोचता है कि उस छोटे से मैनर के लिए यह कीमत बहुत है। फिर वह कहता है कि 7th यंग मास्टर इसे चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक कल्ट लीडर के खून की बात अवश्य सुनेंगे। वह लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर यह यंग मास्टर चाहती हैं तो फिर वह खुद यहाँ क्यों नहीं आए? यह संभव नहीं है। अब तुम वापस जा सकते हो। एमसी सोचता है कि लीडर जो ने इसे व्यक्तिगत रूप से खुद मना किया है। फिर वह कांग से कहता है कि जाओ और हमारे 5 वॉरियर को बुलाओ। कांग कहता है माफ़ करना यंग मास्टर, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? एमसी कहता है यह स्पष्ट है कि वॉरियर को क्या करना चाहिए। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं जहाँ पर वह 5 वॉरियर आ चुके थे। एमसी उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारा पहला मिशन देने वाला हूँ। हम अभी वाइट टाइगर स्क्वाड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए तुरंत अपने आप को तैयार कर लो। एमसी की बातें सुनकर वह मोटा चौंकते हुए कहता है क्या वाइट टाइगर स्क्वाड? येलो हेयर वाला कहता है यह मुझे कुछ गलत फील हो रहा है। फिर वह सभी से कहता है कि अगर सौदेबाजी से काम नहीं बना तो अब उन्हें प्रवोक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कांग घबराते हुए कहता है क्या प्रवोक करेंगे? वह मोटा कहता है क्या आप वाइट टाइगर स्क्वाड में फ़ाइट करने जा रहे हैं? एमसी कहता है चलो मेरे पीछे पीछे आओ, अब और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट हमें वाइट टाइगर स्क्वाड के मैन हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक गार्ड आकर लीडर को कहता है कि 7th यंग मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। वह लीडर कह रहा था कि ऐसा लगता है कि वह उस मैनर को किसी भी हालत में पाना चाहता है। तभी एक पर्सन उससे कहता है कि जैसा उसने खुद मिलने को कहा है तो फिर ऐसा ही करो। लीडर कहता है क्या यह सही हो रहेगा? फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो 3rd यंग मास्टर मिंग वॉन होता है। वह कहता है कि हाँ वो जो भी कहेगा मैं पीछे से चुपकर उसे सुनूंगा। फिर वह सोचता है कि मैं यह जानने में उत्सुक हूँ कि मेरे छोटे भाई की सोच क्या है। लीडर कहता है अगर आप यही चाहती हैं तो फिर ठीक है, चलो 7th यंग मास्टर को यहाँ अंदर ले आओ। तभी 3rd यंग मास्टर का पर्सनल बॉडीगार्ड उससे कहता है कि 7th यंग मास्टर के मूवमेंट भले ही लेट हैं लेकिन कुछ असामान्य भी हैं। 3rd ब्रदर मिंग कहता है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो कि उसने 5 अलग अलग स्क्वाड से लोगों को चुना है? वह गार्ड कहता है इतना ही नहीं, ऐसी अफवाहें हैं कि उसका संपर्क ब्लैक स्क्वाड से और सी फैमिली से भी हैं। मिंग कहता है ब्लैक स्क्वाड के जोंगउन को तुम कम आकर रहे हो। फिर वह सोचता है कि 4th ब्रदर एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है, वो कोई बच्चा नहीं है जो उसे इतनी आसानी से जाने देगा। खैर यह मेरे लिए भी लागू होता है। मेरे दोनों भाई अभी मुझसे बहुत आगे हैं, मैं अभी उन्हें सरपास नहीं कर सकता हूँ। तभी एक गार्ड अनाउंस करता है कि 7th यंग मास्टर आ चुके हैं। नेक्स्ट हमें एमसी को दिखाते हैं जो उस लीडर को ग्रीट करता है। वह लीडर कहता है कि यंग मास्टर वह क्या वजह है जो आपको यहाँ तक ले आई? एमसी कहता है मेरे मुख्य सहयोगी वांग को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। वह लीडर कहता है मैं देख रहा हूँ कि आप लोअर माउंटेन मैनर का जिक्र कर रहे हैं, कृपया पहले आप यहाँ पर बैठ जाइए। फिर वह कहता है मुझे नहीं पता कि आपको यह बात मालूम है या नहीं, लेकिन लोअर माउंटेन मैनर हमारे वाइट टाइगर स्क्वाड के सिद्धांतों की नींव है। अगर हम ऐसी चीज़ को खो देते हैं तो यह हमारे लिए एक हाथ खो देने से कम नहीं है। एमसी सोचता है क्या यह एक छोटा सा मैनर इस स्क्वाड की एक हाथ के बराबर है? वह मुझे एक ऐसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है जो इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता है। फिर एमसी भी नाटक करते हुए कहता है क्या सच में लोअर माउंटेन मैनर इतना महत्वपूर्ण है? वह लीडर कहता है हाँ वह महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर आयरन माइन है
जिससे हमारे वाइट टाइगर स्क्वाड के लिए वेपन्स तैयार किए जाते हैं। एमसी कहता है, अगर ऐसा है तो मैं आप सभी के लिए लोअर माउंटेन मैनर से आयरन ओर को फ्री में लेकर आऊँगा, क्योंकि वाइट टाइगर स्क्वाड एक ऐसी फोर्स है जो हमारे डिवाइन कल्ट के लिए फ़ाइट करता रहा है, इसलिए मुझे कम से कम इतना तो करना चाहिए। कांग चौंकते हुए कहता है, क्या यंग मास्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर वो लोग धीरे धीरे बात करने लगते हैं। कांग कहता है, आपका सब कुछ फ्री देने का क्या मतलब है यंग मास्टर? एमसी कहता है, जनरल कांग आप अभी चुप रहिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ। एमसी को देखकर वह लीडर सोचता है कि लगता है वह काफ़ी निराश हो गया है, क्योंकि वह एक बच्चा ही तो है जो इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। लेकिन यह बुरा प्रस्ताव नहीं है। लेकिन भले ही वह एक बच्चा है, लेकिन वह इस कल्ट लीडर का पुत्र है। यह स्पष्ट है कि अगर मैं उसे अपनी तरफ से रखता हूँ तो कई परेशान करने वाले मामले मेरे सामने आ जाएंगे। फिर वह एमसी से कहता है कि मैं आपके इस प्रस्ताव के लिए आभारी हूँ, लेकिन इस वाइट टाइगर स्क्वाड में 500 लोग आते हैं। अगर हमें वेस्ट हाउस से समर्थन प्राप्त होता है तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए ऐसा दिखावा करना कि हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई है। एमसी कहता है, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वह लीडर कहता है, तो अब आप क्या करने वाले हैं? एमसी कहता है, एक शर्त के माध्यम से इसे पूरा करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? वह लीडर कहता है, क्या एक शर्त? कैसी शर्त? एमसी कहता है, एक शर्त जहां पर 5 वाइट टाइगर स्क्वाड के सदस्य और 5 मेरे वॉरियर आपस में फाइट करेंगे, और जो भी 3 बार फाइट को जीत जाता है, अगर मैं जीत जाता हूं तो लोअर माउंटेन मैनर का मालिक हमारा वेस्ट हाउस होगा, और अगर मैं हार जाता हूं तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। कांग सोचता है कि यह वाइट टाइगर स्क्वाड के लिए एक बेतुकी शर्त है, क्योंकि अगर वो जीत भी जाएगी तो भी उसे कुछ नहीं मिलेगा, और अगर हार गई तो उसे काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ेगी। थर्ड ब्रदर सोचता है कि 5 बेवकूफ़ों के साथ एक शर्त, यह कितना बेतुका है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मिंग बाहर निकलते हुए कहता है कि मेरे छोटे भाई ने एक दिलचस्प प्रस्ताव रखा है। लीडर कहता है, इसमें दिलचस्प क्या है? वो सिर्फ 5 बेकार से लोगों के बलबूते पर हमें नीचे देख रहा है। मिंग कहता है, क्या आपको नहीं लगता है कि वह अपनी स्किल्स पर कॉन्फिडेंट है? लीडर कहता है, ठीक है तो फिर जाओ और 7th यूनिट को तुरंत बुलाओ। नेक्स्ट हमें वाइट टाइगर स्क्वाड के ट्रेनिंग हॉल को दिखाते हैं, जहाँ पर फाइट से पहले वो सभी अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। कांग कहता है, मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वाइट टाइगर स्क्वाड का लीडर इस शर्त के लिए मान जाएगा। एमसी कहता है, यह सबसे अधिक संभावना है कि सायो जेउन इस फाइट के अंत को देखने में काफ़ी उत्सुक होगा। कांग सोचता है, क्या यह कह रहा है कि यह एक 12 साल का लड़का यहाँ के लीडर के माइंड को पढ़ सकता है? फिर वह एमसी से कहता है, लेकिन आप इस बार काफ़ी दूर तक चली गई। एमसी कहता है, इसमें इतनी दूर तक चले जाने से क्या मतलब है? कांग कहता है, हमारे और उनकी स्किल्स में काफ़ी अंतर है। एमसी कहता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो? फिर कांग कहता है कि वाइट टाइगर स्क्वाड, वर्मिलियन वर्ल्ड स्क्वाड, अजूरे ड्रैगन और ब्लैक स्क्वाड, इन 4 एलाइट स्क्वाड को इस डिवाइन कल्ट के 4 गार्डियन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वाइट टाइगर स्क्वाड को सबसे ज़्यादा युद्ध का अनुभव है। वे कोई ऐसे अपोनेंट नहीं है जिन्हें हम आसानी से हरा सकते हैं। खैर, यह मोटा अभी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। एमसी कहता है, यह सच है, लेकिन जनरल कांग, 1 महीने पहले वाले उस मोटे शराबी में और आज के इस मोटे में कौन बेहतर है? कांग कहता है, बेशक अभी वाला बेहतर है। एमसी कहता है, न केवल इस मोटे ने बल्कि 5 ने एक दूसरे को हराने के लिए काफ़ी मेहनत की है। जब तक एक यूनिट लीडर उससे फाइट करने नहीं आता है, तब तक वे इतनी आसानी से नहीं हारेंगे। कांग सोचता है कि यंग मास्टर की बात में सेंस तो है, लेकिन फिर एमसी उससे पूछता है, क्या तुम सन विन को जानते हो? कांग कहता है, क्या आप संजूस के डिसेंडेंट की बात कर रहे हैं, जिसने रणनीतिज्ञ होने के साथ एक किताब द आर्ट ऑफ वॉर को लिखा था? दरअसल यह पुस्तक बैटल के बारे में थी, जिसमें युद्ध में अपनाने के लिए तरह तरह की युद्ध रणनीतियों के बारे में लिखा गया था। फिर कांग कहता है कि सनविन वही है जिसने 3 एंजल टेक्निक को बनाया था। दरअसल इस टेक्निक को अपने अपोनेंट के खिलाफ यूज़ करते हैं। यह टेक्निक 2 जीत और 1 हार के साथ जीतने की रणनीति को बताती है। कांग कहता है, क्या आप 3 एंजल टेक्निक को यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं? एमसी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसके विपरीत कुछ सोच रहा हूँ। कुछ भी हो, लेकिन पहले राउंड को हमें ही जीतना होगा। मैं सिर्फ 3 राउंड में ही जीतने के बारे में सोच रहा हूँ। नेक्स्ट फिर कांग उन लोगों के पास आकर कहता है कि क्या तुम लोग फाइट के लिए तैयार हो? वो लोग एक दबी हुई आवाज़ में कहते हैं, हाँ हम तैयार हैं। कांग उन लोगों के लटके चेहरे देखकर सोचता है कि लगता है ये लोग अभी डरे हुए हैं। वह मोटा अपना मुंह लटकाए हुए कहता है कि हमारी फाइट अगर यूनिट 5 के साथ हुई तो हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी बातें सुनकर हामुन तो घबराने लगता है। येलो हेयर वाला कहता है, यह मोटा हमेशा से ही सभी का मोरल डाउन कर देता है। एमसी उन लोगों को देखकर सोचता है कि जनरल कांग, इस मिशन में आपकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है।
जैसा कि वे लोग आपके शब्दों पर ज़्यादा विश्वास करेंगे, ना कि मुझ जैसे एक 12 साल के लड़के पर। कांग कहता है, बेशक व्हाइट टाइगर स्क्वाड स्ट्रांग है, लेकिन पिछले 1 महीने से आप सभी जो इतनी ट्रेनिंग करके जीतने पर ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ग्रो हो चुके हैं। फिर एमसी उनसे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बिना सोचे ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ? मैं अपनी जीत पर बिल्कुल श्योर हूँ। फिर वह सोचता है कि अब माहौल बदल चुका है, जैसा कि जनरल कांग से एक्सपेक्टेड था। फिर कांग उनसे कहता है, तो हमारा पहला फाइटर होने वाला है। तभी एमसी उसकी बात को काटते हुए कहता है कि हमारा पहला वॉरियर हामून होने वाला है। कांग कहता है, यदि यह हामून होने वाला है तो वह तो मिडिल रैंक पर भी नहीं है, यह तो उस 3 एंजल टेक्निक से अलग है जो मुझे पता है। एमसी कहता है, इस 3 एंजल टेक्निक में मुख्य यह है कि अगर आप अपने दुश्मन को जानते हो तो तुम अपने आप को भी जानते हो, और हमारे अपोनेंट का पहला वॉरियर अपर रैंक का होगा और इसलिए वे काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि वही जीतेंगे। कांग कहता है, तो जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ नहीं होगा। एमसी कहता है, हम फर्स्ट राउंड को किसी भी हालत में हार नहीं सकते हैं, इसलिए जाओ और आमुन से कह दो कि वह अपना बेस्ट करे और जीते। वह ऐसा कर सकता है। फिर कांग आमुन के पास आते हुए कहता है कि वेस्ट हाउस की तरफ से पहले राउंड में तुम लड़ोगे। आमुन चौंकते हुए कहता है कि क्या पहले मैं जाऊंगा, लेकिन क्यों? कांग कहता है, मुझे लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। अपने आप पर संदेह मत करो, अगर तुम अपना बेस्ट करोगे तो निश्चित रूप से तुम ही जीतोगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपोनेंट कौन है। हामून भी कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि हाँ, मैं इस फाइट को ज़रूर जीतूंगा। कांग कहता है, अपोनेंट आ चुके हैं, यह है वाइट टाइगर स्क्वाड की 7th यूनिट। फिर वह निराश होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था कि हमारी अपोनेंट टीम वाइट टाइगर स्क्वाड की बेस्ट यूनिट होगी। एमसी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वाइट टाइगर स्क्वाड के लीडर द्वारा लगाई गई यह शर्त इतनी आसान होगी? फिर एक बंदा अनाउंस करता है कि स्पार शुरू होने वाला है और आज के इस स्पार में कोई समय सीमा नहीं होगी। जो कोई भी अपने अपोनेंट पर घातक हमला करके उसे इस बाउंड्री लाइन से बाहर कर देगा, वही इस मैच का विनर होगा। तो अब पहले स्पार मैच के प्रतिनिधि आगे आएँ। तभी आमुन आगे आते हुए कहता है कि मैं वेस्ट हाउस का प्रतिनिधि जिया आमुन हूँ। फिर वह दूसरा अपोनेंट आगे आते हुए कहता है कि मैं वाइट टाइगर स्क्वाड से 7th यूनिट से जियो हूँ। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर आमुन पहले उस पर अटैक करते हुए सोचता है कि सबसे पहले मैं इसकी स्पीड को देखता हूँ। फिर वह अपोनेंट भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक स्पेयर और एक स्वॉर्ड की फाइट में हमेशा एक स्वॉर्ड ही जीतती है। हामुन सोचता है कि यह काफ़ी फास्ट है, अगर मैं पीछे हटूंगा तो मैं हार जाऊंगा। यह कहकर वह अपनी काट स्पेयर टेक्निक को यूज़ करने लगता है। इस फाइट को थर्ड यंग मास्टर मिंग भी देख रहा था। वह हामुन को देखकर कहता है कि ओह, तो वो अपने अपोनेंट से दूरी बनाए रखने के लिए काट स्पेयर टेक्निक को यूज़ कर रहा है। उसका गार्ड कहता है, आपको क्या लगता है यंग मास्टर, क्या वह इसे पीछे हटाने में कामयाब हो जाएगा? मिंग कहता है, ये तो समय ही बताएगा। नेक्स्ट उनकी फाइट को दिखाते हैं, जिसे देखकर वह लीडर हंसते हुए कहता है कि तुम उसके रास्ते में कभी भी एक प्रतिरोध नहीं बन सकते हो। जियो इस फाइट को पहले ही समाप्त कर चुका है। एमसी कहता है, यह हामुन अपने आप को होल्ड क्यों कर रहा है? कांग कहता है, वह तभी अपने स्टेमिना को बचा रहा है जब मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती है। वह अपोनेंट कहता है, मुझे नहीं लगा था कि मुझे तुम जैसे एक बच्चे पर अपनी फ्लाइंग हर्मिट मार्क टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा। अब तुम्हें मुझसे फाइट करने पर पछतावा होगा। यह कहकर वह अपनी इस टेक्निक से अटैक कर देता है। इस टेक्निक की वजह से उसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि उसके आफ्टर इमेज दिखने लगते हैं। उस टेक्निक को देखकर कांग हैरान होते हुए कहता है कि यह तो फ्लाइंग हर्मिट मार्क टेक्निक है। यह एक हाईएस्ट रैंक की क्विक अटैक आर्ट है जो वाइट टाइगर स्क्वाड का एक खास पर्सन ही सीख सकता है। हामुन उसके अटैक की वजह से पीछे हटने लगता है, जिसे देखकर वह अपोनेंट भी कहता है कि ओह, तो फाइनली तुमने पीछे हटने का फैसला कर लिया है। कांग कहता है, हामुन का स्पेयर उसकी स्पीड को कैच नहीं कर रहा है। एमसी कहता है, ऐसा लगता है कि हामुन जानबूझकर जवाबी हमला नहीं कर रहा है। कांग कहता है, आपका यह कहने का क्या मतलब है? एमसी कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह एक मौके की तलाश कर रहा है? नेक्स्ट उनकी फाइट को दिखाते हैं, जहाँ पर वह अपोनेंट सोच रहा था कि क्या यह मेरी फ्लाइंग हर्मिट मार्क टेक्निक भी इस पर काम नहीं की। वह मेरे स्टेमिना को ख़त्म करने के लिए मुझसे दूरी बनाए रख रहा है। मैं इसी तरह यह सब करता रहा तो मैं जल्दी हार जाऊंगा। यह सोचकर वह एक लंबी जंप लेता है, जिसे देखकर उसका यूनिट लीडर भी शौक होते हुए उसे कहता है कि सुयो, इतनी जल्दी मत करो। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वह तो अपनी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ चुका था। और फिर वह अपनी सेटिंग मून स्ट्राइक से हामुन पर अटैक कर देता है। हामुन भी अपने एक खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए कहता है, अब बस बहुत हुआ, अब मैं और पीछे नहीं हटूंगा। यह कहकर वह एक खतरनाक हमला अपने अपोनेंट पर कर देता है, जो सीधा जाकर उसे हिट होता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी घायल हो जाता है। कांग कहता है, वह स्पेयर अटैक तो अजूरे ड्रैगन स्क्वाड की एक सीक्रेट टेक्निक है। एमसी कहता है,
ऐसा लगता है कि उसने इस अटैक में अपनी सारी इंटरनल फोर्स को यूज़ कर लिया है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। कांग कहता है, क्या यह आमून के लिए संभव था? एमसी कहता है, मैं भी आमून से उम्मीद नहीं करता था कि वह एक मास्टर होगा। नेक्स्ट हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाती हैं, जहाँ पर एमसी कह रहा था कि जनरल कांग, आपके लिए एक काम है, तुम वाइट टाइगर स्क्वाड में जाओ और लोअर माउंटेन मैनर को खरीदो। इसके लिए 1000 न्यांग काफ़ी होंगे। कांग कहता है, क्या आप उस छोटी जागीर की बात कर रहे हैं? एमसी कहता है, मुझे वुगोंग ट्रेनिंग के लिए एक मैनर की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने इसके लिए फ़ादर से पैसे मांगे ताकि मैं वहाँ पर वुगोंग ट्रेनिंग कर सकूँ। कांग कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी आप इस लेवल पर हैं जो वुगोंग ट्रेनिंग कर सकें। एमसी गुस्से से कहता है कि तो क्या हुआ, मैं इससे पहले ही प्रैक्टिस कर सकता हूँ। कांग कहता है, लेकिन लोअर माउंटेन मैनर माइंस से कनेक्टेड है और वहाँ तो आप खेती भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की ज़मीन बंजर है। अगर आपको सच में एक मैनर की ज़रूरत है तो मैं एक अच्छी सी जगह की तलाश करूँगा। एमसी सोचता है कि उस लोअर माउंटेन मैनर के पास एक सोने की माइन दफन है जो भविष्य में वाइट टाइगर स्क्वाड का एक ग्रेट पावर सोर्स थी। अगर हमें अपनी पावर को बढ़ाना है तो हमें बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर एक बंदा अनाउंस करता है कि फर्स्ट राउंड को वेस्ट हाउस ने जीता है। एमसी हामून से कहता है कि अब तुम काफ़ी ग्रो हो चुके हो। हामून कहता है, मैंने तो बस अपना बेस्ट ट्राई किया। फिर कांग येलो एरो वाले से कहता है कि अब सेकंड राउंड में तुम जाओगे, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो? येलो एयर वाला कहता है, हाँ मैं भी ज़रूर जीत के ही वापस आऊँगा। वॉन कहता है, ये कमीना भी नर्वस दिख रहा है। कांग उससे कहता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, जब हामून एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हरा सकता है तो फिर तुम क्यों नहीं, इसलिए रिलैक्स हो जाओ। फिर वह उससे कहता है कि यंग मास्टर ने कहा है कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें जोगवांग के साथ फाइट नहीं करनी पड़ेगी। वह कहता है, क्या आप सही कह रहे हैं? कांग कहता है, लेकिन अभी तुम सिर्फ अपने अपोनेंट पर फोकस करो। येलो एयर वाला कहता है, हाँ मैं ज़रूर जीतूँगा। नेक्स्ट हमें उस पर्सन को दिखाते हैं जो फाइट में घायल हो गया था। वह हारने की वजह से अपने यूनिट लीडर से माफ़ी मांग रहा था। यूनिट लीडर कहता है, अब और अधिक मत बोलो वरना तुम्हारा और अधिक खून बहेगा। वह स्क्वाड लीडर कहता है कि तो हम फर्स्ट राउंड को हार चुके हैं। फिर वह यूनिट लीडर पर चिल्लाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी यह एक गलती बहुत है, अब हमारा एक भी पर्सन हारना नहीं चाहिए। यूनिट लीडर कहता है, अब आगे कोई गलती नहीं होगी, अब मैं सेकंड राउंड में डिंगवांग को भेजूंगा। नेक्स्ट फिर हमें एक पर्सन को अनाउंस करता है कि सेकंड राउंड के प्रतिनिधि यहाँ पर एरिना में आ जाएं। फिर येलो एयर वाला पहले अपने बारे में बताता है और फिर डिंगवांग अपने बारे में। कांग कहता है उसका लापरवाह अंदाज गायब हो चुका है। एमसी कहता है कि हम इस मैच से लोअर माउंटेन मैनर के दाव पर विचार कर सकते हैं। कांग कहता है, माफ़ करना यंग मास्टर, लेकिन इसके बाद भी तो 3 राउंड बचे हैं। एमसी सोचता है कि वॉन और वह मोटा अभी 7th यूनिट से फाइट करने लायक नहीं है। फिर वह येलो एयर वाले के बारे में सोचते हुए कहता है कि अगर हमें जल्दी से जल्दी जीत हासिल करनी है तो तुम्हें इस फाइट को जीतना ही होगा। नेक्स्ट उन दोनों की तरफ दिखाते हैं जहाँ पर उनकी फ़ाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर येलो एयर वाला अपने अपोनेंट को उकसाते हुए कहता है कि वाइट टाइगर स्क्वाड की 7th यूनिट के सभी वॉरियर काफ़ी कमज़ोर हैं, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होने का दिखावा करते हैं। लेकिन उसका अपोनेंट उसकी इस चाल को समझ जाता है और सोचता है कि मैं तुम्हारी इस चाल में कभी नहीं आऊँगा। फिर वह अपने स्क्वाड लीडर की बातों को याद करता है जो कह रहा था कि हमारा नुकसान वाइट टाइगर स्क्वाड का नुकसान है और अपने गार्ड को कभी डाउन मत करना और एक ओपनिंग देखकर तेज़ी से हमला करना। उन लोगों की फाइट को देखकर थर्ड ब्रदर मिंग कहता है कि वो दोनों ही जीतने के बारे में सोच रहे हैं। उसका गार्ड कहता है, लेकिन अंत में तो सिर्फ एक ही विजेता होगा। मिंग कहता है, खैर देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि येलो एयर वाला बड़ी ही स्पीड में अटैक करने लगता है, जिसे उस अपोनेंट को डॉच करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तभी येलो एयर वाला एक मौका देखकर उसकी कमर पर एक कट लगा देता है। येलो एयर वाला सोचता है कि बस मैं थोड़ा चूक गया, लेकिन अब फिर से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लेकिन अब दोबारा यह गलती नहीं होगी। मिंग कहता है, लगता है उसने अपनी स्किल्स को दिखाना शुरू कर दिया है। उसका गार्ड कहता है, ऐसा लगता है कि वेस्ट हाउस में काफ़ी ग्रेट वॉरियर हैं। मिंग कहता है, क्या यह मेरा 7th ब्रदर है या जनरल कांग जिसने इसे इस लायक बनाया है? गार्ड कहता है, बेशक यह जनरल कांग होगा। एमसी कहता है, मुझे लगता है कि इस मैच का परिणाम डिसाइड हो चुका है, अगले राउंड की तैयारी करो। कांग कहता है, क्या इतना जल्दी? इस नतीजे पर पहुंचना कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? एमसी कहता है, क्योंकि येलो एयर वाले की जीतने की इच्छा काफ़ी बड़ी है। नेक्स्ट हमें येलो एयर वाले को दिखाते हैं जो बड़ी स्पीड में अपने अपोनेंट पर लगातार हमले करते जा रहा था और फिर आखिर में एक बड़े अटैक के साथ उसे हरा देता है। रेफरी अनाउंस करता है कि वेस्ट हाउस इस मैच को जीत चुका है। उसे जीतता देख स्काउट लीडर अपने यूनिट लीडर पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या
तुम इसी डिंगवांग के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जो एक ढंग का हमला भी नहीं कर सका और उस बच्चे से हार कर चला आया। वह यूनिट लीडर कहता है, मैं इस सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मिंग सोचता है कि हालांकि यह सच है कि वाइट टाइगर स्क्वाड के वॉरियर अपनी क्षमताओं को दिखाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी दबाव डाला जाता है, और वेस्ट हाउस ने अंतिम जिन 3 हमलों को दिखाया है वह काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। अब मैं अपने छोटे भाई को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट कांग को दिखाते हैं जो उस येलो हेयर वाले की तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुमने काफ़ी हार्ड वर्क किया। वह भी उसे धन्यवाद कहता है। उसे देखकर वह मोटा कहता है कि वह तो जीत गया है, फिर भी उसका चेहरा लटका हुआ क्यों है। हामुन सोचता है कि यह इसलिए है क्योंकि उसने लड़ते हुए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज़ किया था, जिससे उसे यह पता चला कि वह कहाँ पर लैग कर रहा है। वह जीत के बजाय सिर्फ अपनी गलतियों के बारे में सोचता है, जैसे कि मैं अभी हूँ। कांग कहता है क्योंकि वाइट टाइगर स्क्वाड 2 बार हार चुका है, इसलिए वह अब की बार अपने अपर रैंकिंग वॉरियर को भेजेगा। क्या आप इस बार जोगवांग को भेजेंगे? एमसी कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर वह सोचता है कि जोगवांग एक ऐसा वॉरियर है जिसे एनलाइटमेंट प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा वह हमारे बीच सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर है जिसे हम आगे भेज सकते हैं। इस फाइट का अंत अब उसके ऊपर है। नेक्स्ट फिर हमें रेफरी उन दोनों को अरीना में बुलाता है और फिर से वो दोनों अपना अपना परिचय देते हैं और फिर उनमें फाइट शुरू हो जाती है। मिंग कहता है, मैं इस बार निश्चित रूप से वाइट टाइगर स्क्वाड की तरफ से ब्लड की स्मेल को सूंघ सकता हूँ। वो गार्ड कहता है, और वेस्ट हाउस की तरफ से आया इस बार का वॉरियर भी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। मिंग कहता है, क्या सच में? वैसे भी मेरा छोटा भाई अभी भी एक बच्चा है, वो वूगोंग के बारे में नहीं जानता है, और आज का यह स्पायर मैच ज़रूर जनरल कांग द्वारा तैयार किया गया होगा। लेकिन मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये सब करने के बारे में क्यों सोचा। नेक्स्ट उन दोनों की फाइट को दिखाते हैं जहाँ पर वह अपोनेंट काफ़ी जोश में दिख रहा था और वह जोगवांग को बिना अटैक का एक भी मौका दिए उस पर लगातार अटैक किए जा रहा था। लेकिन जोगवांग भी अपनी फुटवर्क टेक्निक का यूज़ करके उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा था। उन्हें देखकर कांग कहता है कि ऐसा लगता है कि जोगवांग पहले से ही काफ़ी ग्रो हो चुका है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने पहले ही अपोनेंट की फाइटिंग स्टाइल को फिगर आउट कर लिया है। एमसी सोचता है कि जोगवांग के पास एक काफ़ी अच्छा टैलेंट है, हालांकि वह तुरंत निर्णय लेने में काफ़ी पीछे है, लेकिन उसकी शार्प आइज और अपने अपोनेंट को पहचानने की क्षमता असाधारण है। कांग कहता है, यह सिर्फ इतना है कि वह अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ से पीछे ढकेला जा रहा है। वह बहुत निष्क्रिय लगता है। एमसी कहता है, मुझे लगता है कि पीछे हटने के पीछे उसके अपने विचार हैं। मिंग का गार्ड कहता है कि वाइट टाइगर स्क्वाड का यह वॉरियर काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा है और जोगवांग के पास तो अब पीछे हटने के लिए जगह भी नहीं है। मिंग सोचता है कि यह सब देखकर तो मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। यह एक कोहरे में फाइट करने जैसा है, यहाँ तक कि मैं भी उनकी योजनाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि यह उनके पीछे ढकेले जाने और उसे अपोनेंट की स्ट्रेंथ की वजह से नहीं है। क्या वह उसे अपनी प्लान में फंसा रहा है? जनरल कांग, आपने काफ़ी दिलचस्प साथियों को इकट्ठा किया है। नेक्स्ट हमें उनकी फाइटिंग को दिखाते हैं जहाँ पर वह अपोनेंट सोच रहा था कि बस एक कदम और मैं इसे पीछे ढकेल दूँ तो फिर हमारी वाइट टाइगर स्क्वाड जीत जाएगी। लेकिन अब जोगवांग भी उस पर काउंटर अटैक करने शुरू कर देता है। फिर वह अपोनेंट अपनी सेटरिंग हेवनली स्वॉर्ड टेक्निक से जोगवांग पर अटैक कर देता है और जोगवांग भी अपनी एक स्किल से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जब दोनों के अटैक टकराते हैं तो जोगवांग की स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है, जिसे देखकर वह अपोनेंट कहता है कि यह मेरी सेटरिंग हेवनली स्वॉर्ड आर्ट है। अगर इसे कोई पीछे ढकेलने की कोशिश करता है तो उसकी स्वॉर्ड टुकड़ों में बिखर जाती है, और तुम अपनी इसी छोटी स्किल से इसका सामना करने चले थे। उसे इस तरह इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता देख एमसी भी एक स्माइल करता है, क्योंकि जब वह अपोनेंट अपने सामने देखता है तो जोगवांग वहाँ से गायब हो चुका था, जिसे देखकर वह हैरान हो ही रहा था। लेकिन दूसरे ही पल जोगवांग उसके पीछे आकर उसकी पीठ पर एक लात मारता है, जिसकी वजह से वह वहीं ढेर हो जाता है और नीचे गिरकर खून खांसने लगता है। जोगवांग उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि यह मैच काफ़ी अच्छा था, और फिर रेफरी अनाउंस करता है कि इस मैच को भी वेस्ट हाउस जीत चुका है। नेक्स्ट हमें एक अलग ही जगह को दिखाते हैं जहाँ पर कल्ट लीडर और एक दूसरा पर्सन आपस में बात कर रहे थे। कल्ट लीडर उससे कहता है कि एक दिलचस्प खबर है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो इस डिवाइन कल्ट का लेफ्ट जनरल यांग दे यूंग है। वह कहता है कि क्या तुम कुल्लून माउंटेन के बारे में बात कर रहे हो? कल्ट लीडर कहता है, ये कुल्लून तुम्हें किस तरह दिलचस्प लगता है? लेफ्ट जनरल कहता है, तो फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कल्ट लीडर कहता है, इस तरह एक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। वह कहता है कि माफ़ करना, लेकिन सच में मुझे कुछ नहीं पता है। कल्ट लीडर कहता है, सोंग जियोंजू बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लेफ्ट जनरल कहता है, क्या ऐसा है? ऐसा लगता है कि वह मेरे बिना कुछ योजना बना रहे हैं। कल्ट लीडर कहता है, क्या तुम कुछ करने वाले हो?
वह कहता है मुझे अपनी स्वॉर्ड को चलाने की आवश्यकता नहीं है। कल्ट लीडर कहता है क्या तुम उनमें से एक को मिटाना चाहोगे? वह कहता है अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कल्ट लीडर कहता है वैसे मैं अपने छोटे बेटे के बारे में बात करना चाहता था। जनरल कहता है हाँ मैंने सुना था कि वह अपने वेस्ट हाउस में बेकार के लोगों को इकट्ठा कर रहा है। कल्ट लीडर कहता है लेकिन उन बेकार के लोगों ने ही वाइट टाइगर स्क्वाड की 7th यूनिट के वॉरियर को धूल चटा दी। जनरल हैरान होते हुए कहता है क्या ये आप क्या कह रहे हैं? कल्ट लीडर कहता है ऐसा लगता है कि मेरा 7th सन एक पत्थर को सोने में बदलने का इरादा रखता है। जनरल कहता है क्या यह संभव है? कल्ट लीडर कहता है क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? लेकिन अगर वह इसे संभव बना सकता है तब उसे मेरे बाद सफल होने देना इतना बुरा नहीं होगा। नेक्स्ट हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सर्दियाँ आ चुकी थीं और चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही थी। MC बाहर देखते हुए कहता है कि अब ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। कांग कहता है सर्दियाँ आ चुकी हैं तो अब ठंडी हवाओं का चलना आम बात है और जल्दी ही नया साल आने वाला है। MC कहता है क्या अब मैं 13 साल का हो जाऊँगा? मैं तो यह भूल ही गया था। कांग सोचता है कि आप हमेशा ही एक प्री मैच्योर बच्चे की तरह बात करते हैं। फिर वह कहता है कि 5th यंग लॉर्ड इस साल अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करने वाले हैं। MC कहता है समय सच में बहुत जल्दी गुजर जाता है। फिर वह सोचता है कि मिंग फैमिली में जब आप 18 साल के हो जाते हैं तब तक आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। फिर वह कांग से पूछता है कि अब वह क्या करने जा रहा है। कांग कहता है सुना है कि वो ग्रेटर किंगन जा रहे हैं। MC सोचता है कि ग्रेटर किंगन इस डिवाइन कल्ट का सबसे उत्तरी भाग है जो मंगोलों का सामना करता है। फिर कांग से कहता है कि यह तो एक बहुत ही खतरनाक जगह है। कांग कहता है मुझे लगता है कि यह सब रेड विंड स्क्वाड के इन्फ्लुएंस की वजह से है क्योंकि 5th यंग मास्टर के पास रेड विंड स्क्वाड का सपोर्ट है। MC सोचता है क्या वह कहना चाहता है कि मुझे भी किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है? कांग कहता है अब आपको भी अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करना होगा। MC कहता है क्या आप गोजू माउंटेन्स की सी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं? कांग कहता है मेरे हिसाब से यह काफ़ी अच्छा विचार हो सकता है। MC कहता है क्या जोंगमून अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहा है? कांग कहता है हाँ अभी वह सर्कुलेशन में है और वाइट टाइगर स्क्वाड ने दस्तावेज़ों को भेज दिया है। MC कहता है लीडर काओ ने अपना वादा निभाया है। कांग कहता है क्या आप अभी लोअर माउंटेन मैनर में रहने जा रहे हैं? MC कहता है हाँ ऐसा ही है। मैं और अधिक इस टेमिंग पैलेस के अंडर नहीं रह सकता हूँ। हमें भी अब स्वतंत्र हो जाना चाहिए। जाओ और अब तैयारी करना शुरू कर दो। कांग कहता है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे बस 2 महीनों का समय दे दीजिए क्योंकि लोअर माउंटेन मैनर में मरम्मत की ज़रूरत है। MC कहता है और उस माइन के आसपास के क्षेत्र को भी अच्छे से जांच लेना। कांग कहता है ठीक है यंग मास्टर। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर MC अपने ट्रेनिंग रूम में शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा था और सोच रहा था कि इस महीने मुझे 5 वॉरियर को भी ट्रेनिंग करानी है, इसलिए मेरी ट्रेनिंग को सिर्फ 5 दिन ही मिलेंगे, इसलिए इस महीने में काफ़ी व्यस्त रहने वाला हूँ। लेकिन अब मेरी बॉडी काफ़ी हल्की हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही महीनों में मेरा इनर कोर इतना विकसित हो जाएगा। यह काफ़ी अच्छा है लेकिन यह अभी भी काफ़ी छोटा है। फिर वह अपनी फैंटम स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म करते हुए सोचता है कि यह काफ़ी लंबा समय हो गया है जब मैंने इसे परफॉर्म किया है, लेकिन अभी भी यह मेरी स्वॉर्ड की नोक हिल रही है। यह पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं है, इसलिए अगर यह पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी तो एक अपोनेंट के लिए यह नॉर्मल मूव और घातक मूव में अंतर करना बहुत मुश्किल होगा। मेरे मास्टर ने इसे एक फाइनल स्वॉर्ड कहा है। आज जब मेरा सेकंड ब्रदर मुरीम अलायंस को हराकर वापस आएगा तो यहाँ एक विजयी उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। नेक्स्ट MC अपने ट्रेनिंग रूम से बाहर आ जाता है। तभी कांग वहाँ पर आते हुए कहता है कि यंग मास्टर कुछ ऐसा है जो मुझे आपको बताना है। MC कहता है अगर तुम उस विजयी उत्सव की बात करने वाले हो तो मैं उसके बारे में नहीं सुनना चाहता। कांग कहता है ऐसा कहा जा रहा है कि विजयी उत्सव रद्द कर दिया गया है। MC कहता है ऐसा क्यों? कांग कहता है ऐसा कहा जा रहा है कि सेकंड यंग मास्टर शांतिपूर्ण वापस आने का अनुरोध किया है ताकि युद्ध में मारे गए उनके सिपाहियों को सम्मान दिया जा सके। MC सोचता है वह कमीना सभी के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है। कांग कहता है मैंने सुना है कि शुरुआत में वे काफ़ी उग्र थे, जैसे कि उनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, लेकिन फिर वे काफ़ी विनम्र व्यवहार करने लगे क्योंकि वो लोग मानते हैं कि अच्छा दिखावा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। MC कहता है मुझे नहीं लगा था कि आप इतने बुद्धिमान होंगे। कांग कहता है इस दुनिया में सब कुछ इसी तरह चलता है यंग मास्टर। MC सोचता है अगर मुझे सक्सेसर के इस कंपटीशन को जीतना है तो मुझे उन लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होगी जो इस समय इस टीमन कल्ट के टॉप पर हैं। हालांकि एक परिवार को बचाने के लिए यह कोई आसान मामला नहीं है जो छाया में गिर जाएगा, क्योंकि
छाया का भाग्य भी इस बात पर निर्भर करता है कि सक्सेसर के रूप में कौन चुना गया है। कांग कहता है ऐसी भी खबर है कि जोंगमून में ब्लैक स्क्वाड से अपना इस्तीफा दे दिया है और अपनी मां की सी फैमिली में वापस चला गया है। एमसी सोचता है कि क्या गोजू माउंटेन्स की सी फैमिली कुछ प्लान बना रही है। कांग कहता है मुझे माफ़ करना, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कदम लेट हो चुके हैं। एमसी कहता है नहीं, यह भी बेहतर हो सकता है। कांग कहता है क्या आप मार्केट में जाने की सोच रहे हैं। एमसी कहता है बाजार, पर क्यों। कांग कहता है जैसा कि हमने मैच को जीता है इसलिए आज स्लेब मार्केट खुला होगा। एमसी कहता है ठीक है, तो फिर जाने की तैयारी करो। नेक्स्ट हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग मार्केट में पहुँच चुके थे जहाँ पर स्लेब बेचे जा रहे थे। उन्हें देखकर कांग कहता है कि मुरीम अलायंस से युद्ध में जो कैदी थे उन्हें यहाँ पर स्लेब के रूप में बेचा जाता है। नेक्स्ट उस स्लेब मर्चेंट को दिखाते हैं जो उन स्लेब्स के बारे में बता रहा था कि यह स्लेब काफ़ी अट्टा कट्टा और स्ट्रॉन्ग है। क्या कोई और है जो 10 न्यांग से अधिक की बोली लगाएगा। एमसी सोचता है कि जनरल कांग ने मुझे कहा था कि जो इन स्लेब्स को खरीदने वाले हैं हमें उन पर ध्यान देना है। तभी कांग उससे कहता है कि यंग मास्टर चीफ फाइनेंसियर सोंग न्योंग यहाँ पर आए हैं। एमसी उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि चीफ फाइनेंसियर एक दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये इस टैमिंग पैलेस के मामलों में इस स्लेब मार्केट के एक चांसलर की तरह हैं। फिर एमसी एक स्माइल करते हुए कहता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तभी उसका ध्यान एक मोटे आदमी पर जाता है। फिर वह कांग से उसके बारे में पूछता है कि वह पर्सन कौन है। कांग कहता है वह पर्सन हर्बल शॉप का ओनर मंजूक है। ऐसी अफवाहें हैं कि वह ब्लैक स्क्वाड के लिए सस्ते में औषधीय सामग्री को सप्लाई करता है। एमसी कहता है तो वह फोर्थ ब्रदर की तरफ है। फिर वह एक और पर्सन के बारे में पूछता है। कांग बताता है कि वह रेड विंड स्क्वाड का लीडर युआन वोंग है और वह फोजुआन फैमिली का मेंबर है। एमसी कहता है ओह, अगर वह फोजुआन फैमिली से है तो वह ज़रूर 5th ब्रदर की तरफ होगा। फिर वह कांग से कहता है कि ये दोनों ही फाइनेंसियर सोंग द्वारा नोटिस कर लिए गए हैं, इसलिए तुम भी इन लोगों पर ध्यान देना। कांग कहता है लेकिन आप यह कैसे कह सकते हैं, क्या यह आपको पता था कि फाइनेंसियर सोंग यहाँ क्यों आए हैं। तभी एक अनाउंसमेंट से एमसी चौंक जाता है और जब वह स्लेब की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़की को बेचा जा रहा था। एमसी कांग से कहता है कि क्या आप उस बच्ची की बोली को जीत सकते हो, मैं तुम्हें 100 न्यांग तक की अनुमति देता हूँ। कांग उससे कहता है कि लेकिन यंग मास्टर 100 न्यांग काफ़ी बड़ी रकम है, अगर आप एक और मेड को चाहते हैं तो हम उससे भी कम में उसे रख सकते हैं। एमसी कहता है मुझ पर भरोसा करो, मुझे लगता है कि उस बच्चे में ज़रूर कुछ खास है। कांग कहता है ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया। यह कहकर वह सीधे 50 न्यांग की बोली लगाता है। तभी एक मास्कमैन 70 न्यांग लगाता है। फिर कांग 80 की कहता है। वह मास्कमैन 90 लगाता है। कांग 100 कहता है। फिर वह मास्कमैन 120 कह देता है। तभी एमसी कांग को रोकते हुए कहता है कि अब फाइनेंसियर सोंग यहाँ पर आ चुके हैं और वे हमें ही देख रहे हैं, इसलिए अब यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। कांग एमसी से पूछता है कि फाइनेंसियर सोंग जैसा एक पर्सन यहाँ पर क्या करने आएगा। एमसी कहता है ऐसा लगता है कि वो ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो अचानक से यहाँ पर अपीयर हो चुके हैं और वो इस डीमन कल्ट के लिए एक खतरा हो सकते हैं। कांग कहता है वैसे भी यह कल्ट लीडर की परमिशन से ही हो रहा है। तभी एमसी को किसी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन वह पर्सन तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर एमसी पूछता है कि उस बच्चे की बोली को कौन जीता होगा। कांग कहता है ऐसा लगता है कि वह समनवादी पोशाक वाला पर्सन जीता होगा, मुझे विश्वास है वह ज़रूर रेड सिल्क से होगा। एमसी कहता है क्या रेड सिल्क। तभी वह सामने इशारा करते हुए कहता है क्या यह वही है, क्योंकि वह मास्क वाला पर्सन उनके आगे आ चुका था। उसे देखकर कांग तुरंत फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो, तुरंत अपने आप को रिवील करो। वह बंदा अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि मैं रेड सिल्क से सियोक जू हूँ। फिर वह एमसी को ग्रीट करता है। एमसी कहता है क्या तुम ही फ्लाइंग बर्ड स्वॉर्ड हो। वह पर्सन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप मुझ जैसे एक छोटे व्यक्ति के उपनाम को जानते होंगे। कांग कहता है क्या आप एक दूसरे को जानते हैं। वह मास्क वाला कहता है नहीं। एमसी सोचता है कि मैं इसका नाम एक घटना के कारण जानता हूँ जो आज से 10 साल बाद होने वाली है। फिर वह उससे कहता है अगर आप जैसा एक पर्सन हमारे सामने आया है तो ज़रूर आपको हमसे कोई काम होगा। वह मास्कमैन कहता है मैं आपको एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ। एमसी कहता है और वह क्या है। वह मास्कमैन कहता है मैं आपको यह बच्ची देना चाहता हूँ अगर आप एक पर्सन से मिलने का वादा करें तो। तभी एमसी गुस्से से अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करते हुए कहता है कि तुम इस बात को कैसे कह सकते हो। वह मास्कमैन अपने मन में सोचता है कि आखिर यह किस प्रकार का प्रेशर है। फिर वह कहता है कि वह एक ऐसा पर्सन है जिससे आसानी से नहीं मिला जा सकता। एमसी कहता है तुम कहना चाहते हो कि मैं वह हूँ जो उससे आसानी से मिल सकता है। वह मास्कमैन सोचता है कि मुझे लगा था कि यंग मास्टर को यह कांग सब कुछ करने को कहता है,
लेकिन मैं गलत था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह कितना छोटा है, क्योंकि उसकी नसों में भी हेवनली डीमन का खून बह रहा है। फिर एमसी उससे कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलने को तैयार हूँ। फिर वह कांग से कहता है कि अब आपको भी शांत हो जाना चाहिए। वह कहता है लेकिन यंग मास्टर। एमसी कहता है वैसे भी आप उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। कांग कहता है मैं आपकी बात को समझ गया यंग मास्टर। फिर वह वहाँ से चला जाता है। फिर वह मास्क मैन कहता है कि मेरी बातों को समझने के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, यह कहकर वह उस बच्ची को बेहोश कर देता है। एमसी कहता है चलो अब तुम आराम से सब कुछ बता सकते हो। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कांग दौड़कर आते हुए कहता है कि यंग मास्टर, अभी अभी मैंने उस मास्क मैन को यहाँ से जाते हुए देखा था। एमसी कहता है पहले तुम इस बच्ची को संभालो। कांग कहता है क्या आप उससे मिलने के लिए मान गई? एमसी कहता है हाँ। फिर वह वहाँ से जाते हुए कांग से कहता है क्या तुम नहीं पूछोगे कि वह कौन है? कांग कहता है वह कोई ऐसा पर्सन है जिसे मैं नहीं जान सकता हूँ। एमसी कहता है यह सब काम पूरा होने के बाद आप वह पहले पर्सन होंगे जिसे मैं यह सब बताऊँगा। फिर वह मन में सोचता है क्योंकि अभी तुम ही इकलौते ऐसे हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। कांग सोचता है मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि यंग मास्टर के पीछे आखिर कौन है। फ्लाइंग बर्ड स्वॉर्ड एक मास्टर है जिसका नाम इस डीमन कल्ट में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। अगर वह अपनी पूरी पावर से मुझ पर वार करेगा तो मैं 10 मूव्स में भी उसका नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन यंग मास्टर को इस सब के बारे में कैसे पता चलता है और वह कैसे उससे जैसे एक पर्सन से मिलने जा सकते हैं? क्या वह अकेले में अपनी पावर्स को बढ़ा रहे हैं? लेकिन मैंने उनका चीफ जनरल बनने के बाद क्या किया है? फिर वह एमसी से कहता है कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में उत्सुक हूँ। एमसी कहता है पूछो क्या पूछना चाहते हो। कांग कहता है आपने लोगों को इतने समय तक धोखे में क्यों रखा? एमसी कहता है क्योंकि मेरे पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कांग कहता है तो फिर अभी आपने अपने आप को उजागर क्यों किया? एमसी कहता है क्योंकि अगर मैं अभी कुछ नहीं करूँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। फिर वह सोचता है कि जब मैं पीछे देखता हूँ तो सिर्फ एक चीज़ है, वह है मेरा भाग्य जिसे मैं अपने हाथों से तराशना चाहता हूँ। अगर यह अभी नहीं किया गया तो काफ़ी देर हो जाएगी और मैं काफ़ी कुछ खो दूँगा।